क्या हाल है बालकों के? चलो पढ़ते हैं केमिस्ट्री। ओके देन आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एडीसी क्वेश्चन बैंक की, नीट यूजी, जेई मेंस या जेई एडवांस। इसमें जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हम सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, जल्दी से जाओ और देख के आ जाओ। और आज की क्लास में करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट। जस्ट अ सेकंड, दैट्स इट। ओके, देखो क्वेश्चन क्या है। हमको 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दिया है जो कि प्रेजेंट है 1000 ग्राम सॉल्यूशन में। मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, अपना सोल्यूट है और ये एक 100,000 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। देन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की फाइंड करनी है, लेकिन कंसंट्रेशन में फर्क क्या है, पीपीएम। हमने लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि हम पीपीएम के न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, देखते हैं पीपीएम का क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। देखो, हमने पढ़ा है मास बाय मास, हमने पढ़ा है मास बाय मास। क्या बात सही है? मास बाय मास परसेंट। इसमें हमने एक चीज की थी कि ये जो न्यूमरेटर में मास होता है ये सॉल्यूट का मास होता है और डिनोमिनेटर में जो मास होता है वो सॉल्यूशन का मास होता है। क्या बात सही है? सही है। सिर्फ इतनी ही चीज में बस ये मास बाय मास परसेंट होता है तो हमारा इनटू में 100 होता है। देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा मास बाय मास इनटू 100, बस अगर यहाँ परसेंटेज की जगह जब पीपीएम आ जाता है, ध्यान से बात को समझना, जब परसेंटेज की जगह यहाँ पे पीपीएम आ जाता है तो यहाँ 100 की जगह भी मिलियन आ जाता है, 10 की पावर 6। पीपीएम का फुल फॉर्म क्या है? पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन में कितने जीरो होते हैं? 6, आप जानते हो। देखो अब लिखते हैं डिटेल में। पीपीएम बाय मास, फर्स्ट फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए मास की टर्म्स में। सेकंड हमें पता होना चाहिए पीपीएम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम की टर्म्स में भी पता होना चाहिए। अब पीपीएम बाय मास में देखो, न्यूमरेटर में तो मास आता है सोल्यूट का और डिनोमिनेटर में मास आएगा सॉल्यूशन का, और इसको पीपीएम है इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टू द पावर 6। अब पीपीएम बाय अगर वॉल्यूम आ गया तो मास की जगह बस वॉल्यूम आ जाएगा, और क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से और इनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 10 की पावर 6 में तो ये पीपीएम हो गया। अब देखते हैं भाई अपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको 10 ग्राम तो दिया है सोल्यूट और 1000 ग्राम दिया है सॉल्यूशन, तो पीपीएम कितना हो जाएगा? मास दिया है, मास का कर लेते हैं यूज, 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे लोग। आंसर क्या आ जाएगा यहां से? देखो 10 की पावर 6 को 10 की पावर 6, ये 3 जीरो कट गए, 3 और 4 जीरो आ जाएंगी। पीपीएम ले जी, आंसर आ गया अपना सी। बात समझ में आई या नहीं? बोल दो भाई, बात समझ में आई या नहीं? बिल्कुल से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें हमें 0.15 वेट बाय वेट परसेंट का आंसर दिया है। यूरिया हमें दिया है एज गिवन, फाइंड कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ पीपीएम। सेम ही सवाल है, बस सवाल को पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे वेट बाय वेट परसेंटेज हमें दी है जो कि दी है 0.15। मैं इसको परसेंटेज में अगर चेंज करूंगा तो डिवाइड में 100 कर दूंगा, तो 0.15 ग्राम किसका वेट आ गया? सॉल्यूट का, और 100 ग्राम किसका वेट आ गया? सॉल्यूशन का। ये सारी चीजें हमने कर रखी है पहले लेक्चर्स में, नहीं देखे अब तक जाके देख लो, ठीक है। इसके बाद अगर मेरे को पीपीएम में कंसंट्रेशन फाइंड करनी है तो इस 0.15 डिवाइड 100 को अगर मैं 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, 1 2 3 4 5 6, 2 0 से 2 0 कट गई
और 4 जीरो बच गई, जिससे कि आंसर आ गया 1500 ppm। क्या बात सही है? और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बात समझ में आ गई, बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट। देखो पीपीएम के 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, बस इतना ही आएगा। सारी की सारी कंसंट्रेशन टर्म्स हमने डिटेल में की है। तो देखो बस पीपीएम के लिए आपको परसेंटेज है तो 100 होता है, पीपीएम है तो 10⁻6 होता है। दैट्स इट। क्यों होता है 10⁻6? क्योंकि पार्ट पर मिलियन, 1 मिलियन का एक पार्ट की बात कर रहे हैं, तो 10⁻6 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट। मैं आपको समझाने वाला हूं। देखो आगे हमारे न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं नॉर्मेलिटी को लेके। नॉर्मेलिटी में एक चीज आती है जो कि आता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का एक सिंपलर सा फॉर्मूला आना चाहिए जो कि हर एक सवाल में यूज हो जाए। अब देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए हम 2 फॉर्मूले करने वाले हैं और दोनों की प्रैक्टिस भी करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं आज की ही क्लास में। हर टाइप का क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पहला हो सकता है अगर हमको मोल्स दी है। सेकंड हो सकता है अगर हमें नॉर्मेलिटी दी है। अगर आपको नॉर्मेलिटी गिवन है और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने हैं तो जस्ट इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। आसान है ना? नॉर्मेलिटी है हमारे पास और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट चाहिए थे, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है बट नंबर ऑफ मोल्स है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है हमें एन फैक्टर से। सही है, सेकंड फॉर्मूला भी हमारा हो गया। अब लास्ट फॉर्मूला आता है नॉर्मेलिटी का। अगर मोलैरिटी हमारे पास है तो इसको भी मल्टीप्लाई करना होता है एन फैक्टर से और हमारी नॉर्मेलिटी आ जाती है। तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसके बाद देखो एन फैक्टर के लिए मैं आपको, वैसे तो एन फैक्टर काफी इजी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको निकालना है एन फैक्टर NaCl के लिए। Na के ऊपर चार्ज कितना आएगा 1, तो इसका एन फैक्टर भी कितना हो गया 1। जैसे आपको निकालना है NaOH के लिए तो भी एन फैक्टर 1 हो गया। जैसे निकालना है MgOH होल ट्वाइस के लिए, Mg के ऊपर कितना चार्ज आएगा 2, तो इसका एन फैक्टर हो गया 2। अगर AlCl3 है तो Al के ऊपर चार्ज कितना आएगा 3, तो एन फैक्टर हो गया 3। अगर जैसे कि HCl है, HCl का भी एन फैक्टर हो जाएगा 1। अगर आ जाए H2SO4 तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो एन फैक्टर भी हो जाएगा 2। अब ये तो है भाई आम जिंदगी, आम एग्जांपल्स। ये आए तो कोई दिक्कत नहीं, आप एन फैक्टर निकाल दोगे। बाकी आप रेडॉक्स का वीडियो भी देख सकते हो, रेडॉक्स वन शॉट के नाम से आपको वीडियो मिल जाएगा सेम ही चैनल पे, तो वहां से भी जाके आप एन फैक्टर को इन डिटेल में सीख सकते हो। इसके बाद वो एग्जांपल्स आते हैं जो जैसे दिखते हैं वैसा उनका एन फैक्टर है नहीं। H3PO4, H3PO3, H3PO2। अब ये तीनों कंपाउंड्स ऐसे हैं जिसमें लग तो हमको ऐसा रहा है तीनों के पास 3-3 हाइड्रोजन है तो सबके ही एन फैक्टर 3 आ जाने चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। आपको इनके लिए ना स्पेशली याद रखना है, या तो इनके स्ट्रक्चर्स याद रख सकते हैं हम, या फिर मैं जैसे करता हूं इन तीनों के लिए मैं एन फैक्टर याद रखता हूं कि ऑक्सीजन -1 कर देंगे। जितने ऑक्सीजन है, O का मतलब ऑक्सीजन है, यहां पे जितने ऑक्सीजन है -1 कर दो। यहां पे कितने ऑक्सीजन है 4, तो 4 -1 कितना आ गया एन फैक्टर 3। ये आ गए जी एन फैक्टर की वैल्यू। यहां पे है 3 ऑक्सीजन तो 3 -1 इज इक्वल टू 2 आ गया एन फैक्टर। यहां पे 2 है तो 2 -1 एन फैक्टर कितना आ गया 1। तो आपको याद रखना है कि H3PO4 के लिए एन फैक्टर क्या आएगा 3 आएगा। 3 ही हाइड्रोजन थे तो सर सही तो है, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन है बट 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन है बट आंसर 1 आ रहा है। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर इतनी चीजें आप सीख चुके तो हम करते हैं भाई क्वेश्चन स्टार्ट। यहाँ पे देखो क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इन दिस। इतने सारे सवाल है हमारे पास, सभी में इक्विवेलेंट फाइंड करने हैं। आप ध्यान से देखो क्या सबके हमको मोल्स दिए हैं, कुछ के मिनी मोल्स भी दिए हैं और फिर यहां पे जाके नॉर्मेलिटी दी है। तो 6 क्वेश्चन तक तो हमको मोल्स दिए हैं।
तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के हमारे पास दो फॉर्मूले थे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फाइंड करने के, एक तो था नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर और दूसरा था नॉर्मेलिटी इनटू, बताओ 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 क्या था, सोचो सोचो सोचो, वॉल्यूम। अब देखो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मोल्स कितने हैं 4 और HNO3 में हाइड्रोजन कितने हैं 1, तो इसका इनफैक्टर भी कितना हो जाएगा 1, तो 4 आ गया भाई। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फर्स्ट के लिए कितने आ गए 4। 3 मोल्स दिए हैं और CaOH होल ट्वाइस के लिए कितना इनफैक्टर हो जाएगा 2, 6 इक्विवेलेंट आ गए। अब इसके लिए इनफैक्टर 3 हो गया, 0.5 मोल दिए हैं तो इंटू 3, आंसर आ गया 1.5। क्या बात सही है? सही है। इसके बाद देखो 0.25 हमको मोल दिए हैं, H2SO4 के लिए इनफैक्टर कितना हो जाएगा 2, तो आंसर आ जाएगा 0.50। नेक्स्ट में देखिए FeSO4, Fe के ऊपर चार्ज कितना आएगा +2, तो एन फैक्टर कितना हो गया 2, तो 5 मिली मोल। मिली के लिए मैं लिख रहा हूं 10 की पावर -3, ये जो स्मॉल m है इसका मतलब होता है मिली, जिसको मैं बोलता हूं 10 की पावर -3, तो ये मोल में चेंज हो गया और मोल को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं इसके एन फैक्टर से जो कि 2 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 10 × 10 की पावर -3, तो मैं लिख सकता हूं 10 की पावर -2। नेक्स्ट करते हैं, 3 मिलीमोल दिए हैं मिली के लिए, अगेन मैंने 10 की पावर -3 लिखा और Fe के लिए कितना आएगा +3 आएगा, Cl3 है इस बार, तो यहाँ पे +3 आ गया तो एन फैक्टर 3 हो गया, 3 3 ज़ा 9, 9 × 10 टू द पावर -3 इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ गए। इसके बाद देखो 4 नॉर्मेलिटी दी है, नॉर्मेलिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन वॉल्यूम को आपको लीटर में रखना है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो लीटर में होनी चाहिए। देखो इसके बाद मैंने स्टार्ट किया, 4 मेरी नॉर्मेलिटी थी और 500 इसको लीटर में करने के लिए 1000 से कर दिया डिवाइड, तो 2 0 से 2 0, 5 1 ज़ा 5, 5 2, तो आंसर आ जाएगा 2 इक्विवेलेंट। क्या बात सही है? इतनी बात हमको समझ में आ गई है या नहीं, बोल दो। आ गई है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें हमको देखो भाई इस तरीके से अगर लिखा हुआ है n/5, तो क्या यहाँ पे सर मैं n/5 कर दूं पुट? नहीं, यहाँ पे ये नॉर्मेलिटी जो ये नॉर्मल है, नॉर्मल भी बोलते हैं, नॉर्मेलिटी भी बोलते हैं, मोलर भी बोलते हैं, मोलैरिटी भी बोलते हैं, मोलल भी बोलते हैं, मोलैलिटी भी बोलते हैं, तो ऐसे मोलैलिटी को मोलर, नॉर्मेलिटी को नॉर्मल भी बोलते हैं। तो ये नॉर्मल जो है ये एक यूनिट है, तो नॉर्मेलिटी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, इस यूनिट को हटा के 1/5 है, तो यहाँ पे मेरे को पुट जो करना है वो 1/5 होगा, इंटू 4 लीटर, डायरेक्टली लीटर में दिया है तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 4/5 इक्विवेलेंट आ गए हैं। H3PO4 एन फैक्टर कितना होगा, ऑक्सीजन में से 1 माइनस करना है, 4 - 1 इज 3, तो यहाँ पे 1/10। वैसे तो एन फैक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि नॉर्मेलिटी दी है, नॉर्मेलिटी दी है वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, लेकिन वॉल्यूम हमारी रहेगी लीटर में, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गई, 2 1 2, 5, 1/50 इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। और यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं सॉरी, अगर 1/20 इनटू आता है भाई 400, डिवाइड कर दूंगा मैं 1000 से, क्या बात सही है, 2 0 से 2 0 गई, तो 4 को काट दो 2 पे 2 पे 5 पे, तो ये भी आ जाएगा भाई कुछ 1/85। क्या बात सही है? क्या बात सही है? नेक्स्ट आ गया है, नेक्स्ट हमको नॉर्मेलिटी दी है 0.5 और 4 दी है इसकी वॉल्यूम, तो आ जाएगा आंसर 2, तो ये आ गया 2.0 भी लिख सकते हैं। ये आ गया भाई आंसर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इतना हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने में कोई दिक्कत अब नहीं होगी, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए। हमने टोटल 11 क्वेश्चंस किए हैं, डिफरेंट टाइप है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सभी हमने डिफरेंट देखो सॉल्यूट्स भी लेके देख लिया, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट, कैलकुलेट करना है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का एक ही फॉर्मूला हमने किया है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हमने किया है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। तो देखो भाई मोलैरिटी सब में दी है, यस मोलैरिटी सब में दी है, तो मोलैरिटी को मल्टीप्लाई कर दो इसके एन फैक्टर से, वो ही हो जाएगी इसकी 8 नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब नॉर्मेलिटी, यूनिट है। अब इसकी जगह पे यूनिट भी लिख सकते हो, बट सब जगह नॉर्मेलिटी को नॉर्मल से ही रिप्रेजेंट किया जाता है।
तो मैं भी ऐसे ही करूँ। अब 0.5 हमको मोलारिटी दी थी और H3PO4 के लिए n फैक्टर हो जाएगा 3, तो आंसर आ जाएगा 1.5 नॉर्मल। 0.2 इसकी मोलारिटी दी है, NaOH के लिए n फैक्टर हो गया 1, तो इसका आंसर आ गया 0.2 नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 2 इसकी मोलारिटी दी है, MgOH होल ट्वाइस, n फैक्टर कितना हो जाएगा 2, तो आंसर आ जाएगा 4 नॉर्मल। इसके बाद देखें 1 मोलर है, इनटू में कर देंगे n फैक्टर 1, तो आंसर आ जाएगा 1 नॉर्मल। क्या बात सही है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं हमारे कैलकुलेट मोलारिटी। मोलारिटी हमको कैलकुलेट करनी है और नॉर्मेलिटी की वैल्यूज दी है। अगर मैं बात करूं तो मोलारिटी इक्वल किसके हो जाएगी? मोलारिटी इक्वल हो जाएगी नॉर्मेलिटी बाय एन फैक्टर। क्या बात सही है? तो मेरे को हर एक नॉर्मेलिटी को इसके एन फैक्टर से डिवाइड करना, और जिसका एन फैक्टर ही 1 हो उसके लिए मोलारिटी और नॉर्मेलिटी की वैल्यू सेम आ जाएगी। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 मोलर ही आंसर आ गया। NaOH के लिए एन फैक्टर क्या था अपना? 1 था। 2 नॉर्मल ही इसका था, नॉर्मेलिटी भी 2 थी और मोलारिटी भी 2 ही आ गई। बात समझ में आई? बिल्कुल सही। यहाँ पे देखो 1/10 तो दी है हमको ये, और इनटू में कर दूंगा मैं 2 जो कि इसका एन फैक्टर है। आंसर क्या आ जाएगा? बोल दो जी। सॉरी गलत हो गया। सही बात, हमें तो एन फैक्टर से डिवाइड करना था, तो 1/2 आएगा। 1/2 आएगा तो 1/20 मोलर अपना आंसर आएगा। इसके बाद देखो n/20 दिया है, मतलब 1/20 तो नॉर्मेलिटी की वैल्यू है, और H3PO3 के लिए एन फैक्टर ऑक्सीजन -1 2, तो 1/40 मोलर इज द आंसर। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में दिया है हमें 1/10 नॉर्मेलिटी, इनटू में कर देंगे ऑक्सीजन -1 1/1, आंसर आ जाएगा 1/10 मोलैरिटी। समझ गए क्या? इसमें आ जाएगा भाई 1/20 और ऑक्सीजन -1 कर देंगे तो हो जाएगा 3, और यहां से बन जाएगा 1/60 मोलर। क्या बात समझ गए भाई? बोल दो क्या बात आपको समझ में आ गई। चलते हैं नंबर 6 पे। यहाँ पे नॉर्मेलिटी की वैल्यू हमें दी है 0.4 और डिवाइड कर देंगे एन फैक्टर जो कि 2 है, आंसर आ जाएगा 0.2 मोलर। यहाँ पे देखो 0.6 को अगर मैं डिवाइड कर दूं इसके एन फैक्टर जो कि 3 आएगा, 0.2 मोलर। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। इसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ 50 ग्राम दिस कुछ इंफॉर्मेशन दी है हमें। डायरेक्ट मोलारिटी की वैल्यू नहीं दी, कैपिटल M यहाँ पे दे देते तो नॉर्मली मैं एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके निकाल लेता। तो यहाँ पे एक नोट लिखेंगे हम, अगर ऐसा ही कुछ इंफॉर्मेशन हमें दी है किसी क्वेश्चन में तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है आपको। नोट लिखो, वी नेवर कैलकुलेट नॉर्मेलिटी डायरेक्ट, first calculate molarity then normality। मतलब पहले हमको मोलारिटी कैलकुलेट करनी है। और देखो ध्यान से, यहाँ पे हमें वेट दिया है, वेट से हम मोल्स में चले जाएंगे। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास होता है 100, तो 50/100 कर देंगे ना, तो क्या आ जाएगा? हाफ मोल। और मोल आ गया, वॉल्यूम सॉल्यूशन की दी है, तो क्या यहाँ से मोलारिटी इजीली निकल जाएगी। और मोलारिटी को फिर हमें कैल्शियम कार्बोनेट +2 आएगा -2, तो +2 -2 मतलब एन फैक्टर भी कितना हो गया इसका? 2, तो 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरी नॉर्मेलिटी आ जाएगी। देखते हैं आंसर, स्टार्ट करते हैं करना। हमको निकालना है पहले मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स कैसे आ जाएंगे? 50 को अगर मैं डिवाइड कर दूं इसके मोलर मास 100 से, और वॉल्यूम दी है 500 ml, जिसको मैं डिवाइड करने वाला हूं 1000 से। लीटर में करना है हमें चेंज। 2 0 से 2 0 गई, 1 0 से 1 0 गई, 5 से 5 भी गया, तो बच क्या गया भाई? ये इससे ये भी गया, तो कुछ बचा ही नहीं है, 1 मोलर आ गया। और जब हमें नॉर्मेलिटी निकालनी होती है
तो मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर करेंगे हम, तो 1 इंटू 2, आंसर क्या आ जाएगा 2 नॉर्मल, और ये हो गया अपना आंसर। क्या बात सही है भाई, बोल दो भाई क्या बात सही है। चले क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, यस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ 4.1 ग्राम ऑफ H3PO3 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखो फिर से वही चीज दी है, तो मैं पहले अपनी मोलैरिटी निकाल लूंगा जो भी इंफॉर्मेशन दी है उससे। नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स के लिए इसने वेट दिया है, वेट को इसके मोलर मास से जो कि H3PO3 का होता है 82 डिवाइड कर देंगे। देखो 100 ml है तो 1000 से इसको डिवाइड कर दूंगा, लीटर में चेंज हो जाएगा। अब ध्यान से देखो ये 2 जीरो से तो 2 जीरो गई, अब एक ये 10 है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4.1 इंटू 10 करेंगे 41 बन जाएगा डिवाइड 82, ये आ जाएगा हाफ मोलर आ गया हमारा आंसर। अब हमको निकालना है नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी होती है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर H3PO3 के लिए 3 है तो 3 - 1 कर देंगे, आ जाएगा 2 आ जाएगा इसका एन फैक्टर। तो यहाँ से मैंने मोलैरिटी की वैल्यू रखी 1/2, एन फैक्टर की वैल्यू रखी 2 और आंसर आ गया हमारा। आंसर में थोड़ी गड़बड़ लग रही है, नहीं 1 ही है, सही है 1 नॉर्मल इज द आंसर। क्या बात समझ में आ गई? क्या आपको सारे क्वेश्चंस जितने हमने आज की क्लास में किए हैं क्या सारे के सारे समझ में आ गए? बिल्कुल सही है, इसी तरीके से हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन वाले न्यूमेरिकल्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मेनली वो आते हैं जेईई एडवांस में, स्कोरिंग होते हैं भाई, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होती है, ठीक है, और डिफिकल्ट भी बहुत सारा होता है। लेकिन अभी हमने नॉर्मेलिटी वगैरह नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सीख लिया, उसमें सिर्फ हम एक ही प्रिंसिपल यूज करने वाले हैं। हमको 2 कोई दिए होंगे, उन दोनों के बस हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हमें इक्वल रखने हैं, तो जो भी वैल्यूज हमसे पूछी होगी वो वैल्यू हम वहीं से निकाल लेंगे। सिर्फ एक ही कंसेप्ट सिखाऊंगा, उससे सारे सवाल आपके लग जाएंगे। तो देखो एक ही कंसेप्ट है, बस बात समझ में आ गई। तो आज की वीडियो अगर तुम्हें समझ में आई है तो इसको लाइक कर दो, अगर आने वाली वीडियोस भी देखना चाहते हो सब्सक्राइब कर दो, और कोई फ्रेंड है जो सीखना चाहता है केमिस्ट्री बिल्कुल ईजी तो उसको शेयर कर दो। सो यो